नमस्कार। आज हम जानते हैं मॉडल टेस्ट पेपर जो दिया गया है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा। इसमें मैथ्स का जो 2 मार्क्स का सारा क्वेश्चन है उसका हल करेंगे आज। तो 31st क्वेश्चन है हमारा, 1 से 30 तक हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था, ठीक है, जिसका हल हमने दे दिया है। ये क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404, ये दो संख्या हैं 96 और 404, इसका HCF और LCM निकालना है। ठीक है, तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, 96 का गुणनखंड है ना, और फिर 404, दोनों का अलग अलग गुणनखंड करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम करते हैं किसका गुणनखंड, 96 का। तो 96 को आप लिख सकते हैं 32 दिया 96, तो 32 को 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, तो यानी कि 2 को 5 बार लिख दिए, ठीक है। और क्या बचा, 3, ये हो गया 96 का। अच्छा, 404 का देखिए, 404 का क्या होगा, हो सकता है 2 इंटू 2, अब नहीं जाएगा क्योंकि इसके बाद 101 आ गया। 101 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो 101 अब टूट नहीं सकता। तो HCF यहाँ पर क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होता है, ये कॉमन जो दोनों हैं, तो 2 इंटू 2 यानी कि 4 हमारा HCF आ गया। LCM उसी तरह निकाल सकते हैं, नहीं तो आप ऐसा भी निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि LCM इंटू HCF क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुना होता है। दोनों संख्या का गुना क्या होगा, 96 इंटू 404, ठीक है। हमारा HCF आया है कितना, 4, तो LCM इंटू 4 इक्वल टू 96 इंटू 404। ये तरीका से भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये कॉमन है, बचा हुआ सारे को गुना करेंगे, है ना, लेकिन ये ज़्यादा आसान पड़ेगा हमें, ठीक है। 96 इंटू 404 बाई 4, ये हो जाएगा 96 इंटू 101, ठीक है। लेकिन ये तो सही है, लेकिन हाँ अभी मेरे को ध्यान में आ रहा है कि यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही LCM भी लेना है, ठीक है। तो ये तो आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है, ये तो हम चेक कर सकते हैं कि इतना आंसर आना चाहिए LCM का। अब अभाज्य गुणनखंड से LCM देखते हैं, वो सही बोले कि ये होना चाहिए ना, मतलब अभाज्य गुणनखंड है ना, तो इस विधि से नहीं बनाना है, ठीक है। केवल देता है HCF और LCM निकालिए, तब हम ऐसे निकाल सकते थे। LCM देखिए, ये जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, तो ये दोनों 2 बार आ गया, इसमें भी और इसमें भी, तो इसको एक बार, फिर ये वाले 2 को एक बार, फिर ये बचे हुए को सारे को लिख दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 101। इसको देखिए, 1 2 3 4 5, यानी 32 दिया 96, ये आ गया 96 गुना 101, यहाँ भी उतना ही आया था, ठीक है। इस तरह से हमारा वेरीफाई भी हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिए कि जब भी दो संख्याओं का HCF और LCM निकाला जाएगा तो वो दोनों का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि LCM दिया है, HCF दिया है, एक संख्या इतना है तो दूसरा संख्या कितना होगा, ठीक है। (32) है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हैं। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दिया है, -3, और शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल है 2। और हम जानते हैं, इसको हम माना कि एक शून्यक है अल्फा, दूसरा बीटा, तो यही हुआ क्या, अल्फा प्लस बीटा, और 2 क्या है, अल्फा गुना बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा -3 और अल्फा गुना बीटा हमारा हो गया 2। तो एक फार्मूला बताए थे कि तुम्हारा शून्यकों का योग दिया रहे, गुणनफल दिया रहे, तो क्या करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा, एकदम दिमाग में रख लीजिए ये, ठीक है। x² अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे, -3, ये माइनस का माइनस लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा की जगह -3x, अल्फा गुना बीटा कितना है
2, तो प्लस 2 बराबर 0। ये माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। ये हमारा आ गया द्विघात बहुपद। ठीक है, ये इसका हल हो गया। ठीक है, 33 क्वेश्चन है। हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ और दोनों समरूप है। ठीक है, ए बी सी और डी ई एफ दोनों समरूप हैं। तो ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। तो जैसे हम सर्वांगसम में लिखते हैं इसको भी उसी तरह उसी प्रकार अनुपात में लिखेंगे। अगर हम ए सी लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, उसको कौन सा लेंगे, डी एफ ही लेंगे। यहाँ पे अनुपात उसी के अनुसार लेना है हमको। ठीक है, तो जैसे कि कह रहा है कि पहले वाले का क्षेत्रफल कितना है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे का कितना है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे EF बराबर दिया है आपको, EF बराबर है 15.4 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि BC का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कि जब दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात लेते हैं तो क्या लेते हैं, भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। हम लिख सकते हैं ना कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो ये कितना है, ABC का क्षेत्रफल है हमारा 64। ठीक है, और इसका कितना 121। अच्छा, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ABC में BC लिख सकते हैं, BC का स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते हैं 15 दशमलव, और BC अभी छोड़ दीजिए, पहले ये डिनोशन लिख देते हैं EF बटा EF का स्क्वायर। और EF दिया कितना है 15.4, तो 15.4 का स्क्वायर। यहाँ से निकाल सकते हैं BC स्क्वायर इक्वल टू 64 बटा 121 गुना 15.4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए BC स्क्वायर है लेकिन निकालना क्या है, BC निकालना है। तो इसका हम क्या कर देंगे, BC निकालने के लिए वर्गमूल निकाल देंगे इसका। ठीक है, तो 64 बटा 121 गुना 15.4 का स्क्वायर। इसको सीधा सीधा हम लिख सकते हैं 64 का वर्गमूल 8, 121 का 11 और 15.4 का स्क्वायर है तो सीधा सीधा स्क्वायर हटा देंगे जब वर्गमूल ले रहे हैं। तो ये आ जाएगा 15.4, ये काटिएगा तो ये आ जाएगा आपका 1.4, तो 8 इंटू 1.4। ठीक है, ये आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कैसे है 1.4 पता है ना, इसको बटा में 10 करेंगे तो 14 बार में जाएगा। तो बटा में 10, 14 को 8 से गुना कीजिए 112 बटा 10 11.2। ठीक है, तो ये हमारा EF का BC का मान आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हों। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं कि x अक्ष पर y का मान क्या होगा 0 और x का मान कुछ होगा। तो निर्देशांक उस बिंदु का हम कितना लिख सकते हैं x0, निर्देशांक क्या हो गया x0, क्योंकि x का मान हम x ले रहे हैं और y का मान 0 ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया x0। अब क्या करना है कि कह रहा है कि इस बिंदु से दो बिंदु कौन कौन से दिए हुए हैं हमारे,
2 माइनस 5 और यहाँ पर दिया है -2 9। ठीक है, तो ये वाला बिंदु और एक ये वाला बिंदु, तो कह रहा है कि इससे जितनी दूरी इसकी है उतना ही इससे भी दूरी है। ठीक है, तो दूरी सूत्र लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 - -5 का स्क्वायर होल स्क्वायर होगा ऐसे, है ना, उसका रूट। ठीक है, अपॉन रूट अंडर 0 माइनस ये वाला बिंदु, है ना, सॉरी x -2 लेंगे, x -2 का स्क्वायर प्लस 0 - 9 का स्क्वायर। दोनों को रूट हटा दीजिए दोनों का, तो ये आ जाएगा x - 2 का स्क्वायर और 5 × 5 = 25 हो गया सीधा सीधा। इधर क्या आ गया, x + 2 का होल स्क्वायर और इधर 9 का स्क्वायर 81। यहाँ से आप सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं x का मान। ठीक है, तो यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं x² - 4x + 4 + 25। ये लिख सकते हैं x² + 4x + 4 + 81। x² हट गया, 4 और 4 भी हट गया, क्या बचा, तो हाँ माइनस, इधर सारे x वाले को एक साथ ले आए तो -4x - 4x, ये वाला इधर आया तो माइनस हो गया। 81 में 25 आप घटा दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 56, तो ये हो जाएगा -8x। तो x बराबर हमारा आ जाएगा -7, क्योंकि यहाँ नीचे आएगा -8 तो ये बचेगा -7। ठीक है, तो x का वैल्यू -7 आ गया। तो यहाँ पे तो बिंदु ज्ञात करना था, तो x का मान हो गया -7 और y का मान तो हम जानते ही हैं 0, तो क्या लिख देंगे, निर्देशांक बिंदु क्या कहलाएगा, -7 0। ठीक है, मॉडल क्वेश्चन का जो है इसको बार बार बनाना है। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करिए, इससे ज़्यादा मतलब यही जान लीजिए कि यही पैटर्न रहेगा हमारा, है ना। हो सकता है केवल डेटा चेंज करे, है ना, जैसे कि यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 था, हो सकता है दूसरा 2 नंबर कोई और दे दे, उसका मन करे 45 और 100 दे दे, इस टाइप का, है ना, तो इसीलिए बार बार बनाना है। ठीक है, 35 नंबर है हमारा, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, इसका मान सबसे पहले इस सारे का मान याद करना पड़ेगा, है ना, बताए थे। एक क्या होता है कि साइन 0 30, फिर 45 60 और फिर 90, यही 5 मेन याद करना रहता है। तो साइन का ये का मान क्या क्या होता है, 0 1/2 1 1/√2, सॉरी 45 का 1/√2 होता है, इसका √3/2 और इसका 1। कॉस का जब लेंगे तो जस्ट रिवर्स चलना है हमको, है ना, जस्ट रिवर्स चलेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, कॉस 0 का मान हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कॉस 0, ये हो जाएगा कॉस 30, ये हो जाएगा कॉस 45, ये हो जाएगा कॉस 60, ये हो जाएगा कॉस 90। जस्ट उल्टा चल देना है। tan में क्या करेंगे, दोनों का अनुपात लेते चलेंगे, है ना, साइन 30 बटा साइन 40, इस तरह से। ठीक है, साइन 45, जैसे मान लिया tan 45 बोलेगा तो साइन 45 बटा कॉस 45, इस तरह से करना है। और बाकी तो सब उल्टा कर देना है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और tan का उल्टा क्या होता है, हाँ कॉट होता है। ठीक है, तो जैसे tan 45 का मान 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर, साइन 45 का मान कितना 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर, इसका भी मान कितना 1/√2, तो इसका भी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए दोनों माइनस, ये दोनों का मान तो सेम आ गया, तो ये दोनों कैंसिल कर दिए, क्या बचा, केवल और केवल 2, आंसर हो गया। इतना छोटा है क्वेश्चन था। ठीक है,
बिंदु ए से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, कोई एक वृत्त है, उसके बाहर का कोई बिंदु ए है, ठीक है, उससे स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर है, और केंद्र से दूरी कितनी दी हुई है? 5। तो यहां से यहां ये 5 है, और हम जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है वह स्पर्श रेखा पे कितने का कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बना दी। तो ये हमारा, मान लिया अगर हम इसको O नाम देते हैं केंद्र को, और इस बिंदु को B दे देते हैं, तो हमारा OAB एक क्या हो गया? समकोण त्रिभुज कहलाया, है ना। तो यहाँ लिखेंगे पहले एक लाइन, हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत मिलती है, स्पर्श, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। लंबवत मिलती है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? त्रिभुज OAB एक समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है, समकोण त्रिभुज होगा। तो जब समकोण त्रिभुज होगा तो ये 90 के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? कर्ण ना, ठीक है। तो कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर। तो OA स्क्वायर हमारा कितना है? 5 का स्क्वायर। OB हमको निकालना है, माना कि OB बराबर क्या है? त्रिज्या। OB बराबर त्रिज्या, जिसको हम लिख सकते हैं क्या? R। तो यहाँ R स्क्वायर लिख दिए, और BA कितना दिया हुआ था? 4, है ना, 4 दिया हुआ था। तो R स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 कितना हो गया? 9। तो R आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया, ठीक है, ये तो निकालना था ना, हाँ ठीक है। कभी कहाँ देखो फंसना नहीं, देखो कभी कभी क्वेश्चन में तुम्हारा क्या करेगा पता है? ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, पूछ देगा व्यास ज्ञात कीजिए, तुम तो यहाँ 3 निकाल के सोचोगे आ तो गया मेरा, लेकिन हाँ कभी कभी क्या करेगा? व्यास दे देगा, तो तुमको क्या करना, वो 2 से गुना करोगे तब ना व्यास आएगा, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, हो सकता है कि सेम क्वेश्चन आ जाए और यहाँ पे त्रिज्या की जगह दे दे व्यास, बच्चा लोग को कंफ्यूज करने के लिए। तो बच्चा लोग कुछ होता ना, रट्टा मार के चल गया कि अच्छा ऐसे ही बनाए थे, ऐसे ही सर बताए थे, ऐसे ही बना देना है। नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तब ना, ठीक है। हाँ, तो व्यास पूछ रहा है कि त्रिज्या पूछ रहा है, ये पहले ध्यान से। हम लोग भी बहुत गलती किए हैं छोटे में, हम लोग भी पढ़ते थे तो त्रिज्या आ जाता था और पूछ लेता था व्यास, हड़बड़ी में गड़बड़ कर देते थे, ठीक है। खैर एग्जाम में गलती नहीं किए थे, लेकिन हाँ मतलब ऐसे बनाते समय क्लास में बहुत गलती करते थे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिए इस बात का। अब आता है 37 क्वेश्चन। ये क्या है कि एक वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश जैसे क्या है हमारा, पिज्जा खाते हैं छोटा वाला, छोटे स्मॉल साइज पिज्जा होता है, उसका 1/4 क्या कहलाता है? वृत्त का चतुर्थांश वही है ना। या फिर अगर घर में पराठा बनाते हैं तो क्या करते हैं, रोटी को एक बार मोड़ते हैं तो अर्धवृत्त बनता है ना। जैसे रोटी गोल बेले, बीच से ऐसे मोड़ दिए, फिर अर्धवृत्त बना, एक बार और मोड़ दिए, ऐसा बन गया। या फिर चलिए ऐसे मोड़ देते हैं इसको, ऐसा बन जाता है ना। अगर इसको इस आधार, ये मतलब कि इस के अनुपात में अगर ऐसे मोड़ेंगे तो ऐसा बन जाएगा, यानी एक वृत्त का क्या बना? चतुर्थांश बना, ठीक है। तो कह रहा है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी इसका पूरा ये वाले सतह का क्षेत्रफल निकालना है, जिसकी परिधि 22 है। इसका हम नाम दे देते हैं OAB। इसकी परिधि कितनी दी हुई है? 22। चतुर्थांश की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, इसको 3 मार्क्स में देना चाहिए था, पता नहीं 2 मार्क्स क्यों दिया है, तो क्योंकि थोड़ा सा ये बढ़ा जाएगा। चतुर्थांश की परिधि क्या दी हुई है? 22। तो अब यहाँ पर देखिए, ये वाला AB जो है वो एक वृत्त के 1/4 का भाग है। अब वृत्त का परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि 2πr ना,
परिधि पूछ रहे हैं, क्षेत्रफल नहीं। परिधि पहले निकालेंगे, परिधि के अनुसार फिर हम इसका त्रिज्या निकालेंगे, उसके बाद में हम क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर होना जरूरी है, लेकिन यहाँ दिया क्या है, परिधि दिया है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे चतुर्थांश की परिधि। यहाँ पे मान लेते हैं, माना चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर आर, त्रिज्या हम आर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आर, ये भी आर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सूत्र से, या सूत्र छोड़िए, या परिधि, चतुर्थांश की परिधि सीधा लिखिए, चतुर्थांश की परिधि। हम जानते हैं कि परिधि क्या होगी, बाउंड्री का माप ही परिधि होता है हमारा, है ना। जैसे कि अगर ये वाला का बात करें तो ये वृत्त का 1/4 है ना, तो वृत्त की परिधि होती कितनी है, 2 पाई आर, और 2 पाई आर का ये चौथा भाग है, तो 2 पाई आर बटा 4, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई आर बाई 2, है ना। 2 से ये कटा तो पाई आर बाई 2 हुआ, ठीक है। तो अब चलते हैं पाई आर बाई 2 प्लस ये आर है और ये भी आर है, तो कितना आर हो गया, 2 आर। अब वृत्त की चतुर्थांश की, सॉरी, चतुर्थांश की परिधि कितनी दी हुई थी, 22, इधर 22 रखिए, इधर हो जाएगा पाई आर बाई 2, यहाँ 2 2 जा हो गया 4 आर, ठीक है, 4 आर बाई 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ले आएंगे तो ये हो जाएगा 44, ये बचा पाई आर प्लस 4 आर, ठीक है। आर कॉमन लेंगे तो पाई प्लस 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, आर की जगह क्या, पाई की जगह 22/7 प्लस 4, ठीक है। 7 चौके 28 और 22 50, तो आर गुना 50/7, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, आर बराबर 44 गुना 7/50, ठीक है। तो यहाँ से आर निकलेगा, और इसीलिए फिर क्या करेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम निकाल देंगे, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 4, क्योंकि 1/4 है ना, तो फिर से 1/4 के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पाई आर स्क्वायर बटा 4 कर देंगे, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 22 बटा, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर बटा 4, तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 44/7 गुना, 44 गुना 7/50 हम 2 बार लिख देंगे, ठीक है। ठीक है, और ये गुना 4 हो जाएगा, तो 1 7 कैंसिल हो गया, यहाँ से 4 से ये 11 बार में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप ले आ सकते हैं आंसर, ठीक है। इसको कर दीजिए 11 गुना 154 गुना 44, ठीक है, बटा 2500, इसको गुना कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। और सबसे पहले हम क्या बोले थे कि अब जैसे कि इसको इससे पहले गुना कीजिए, इसको ना इससे पहले गुना मत कीजिए, इसको गुना कर दीजिएगा तो फिर 44 भी बड़ा ना संख्या आ जाएगा, इधर भी बड़ा संख्या, बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसलिए पहले ये दोनों को गुना कीजिए, 11 से करना फिर आसान हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा प्रायिकता का, ठीक है। ये 2 मार्क्स का सारा खत्म हो जाएगा, फिर केवल 3 और 5 वाला रह जाएगा। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है 38, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो पासा क्या होता है, जिसे हम खेलते हैं, वो लूडो खेलें या सांप सीढ़ी खेलें, है ना। तो पासे को एक बार फेंका जाता है, तो पासा में क्या, कहाँ से कहाँ तक संख्या होती है, 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6। तो कह रहा है कि निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक अभाज्य संख्या और दूसरा है एक विषम संख्या। तो कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता आप ज्ञात कीजिए, और दूसरा क्या कह रहा है, एक विषम संख्या।
हाँ, अब आता है कि अभाज्य संख्या इसमें से कौन कौन सी है, बताइए, बता चुके हैं आप लोग को। गुड। अभाज्य संख्या क्या क्या हो जाएगी, 2, 3 और 5, और टोटल था कितना, 6 था, यानी कि 3 संख्या जो हमारी क्या है, अभाज्य है। तो एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता ऐसे लिखेंगे कि प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, 3 संख्या ऐसी थी जो अभाज्य संख्या थी और टोटल हमारा रिजल्ट कितना आया था, 6 आ सकता था, तो 3/6 क्या हो गया प्रायिकता, 1/2, ठीक है। उसके बाद है विषम संख्या, एक विषम संख्या की प्रायिकता। विषम संख्या कौन कौन सी, 1, 3 और 5, ठीक है। तो 1, 3, 5 भी 3 संख्या है और कितना में से, 6 में से, तो इसकी भी प्रायिकता कितनी हो गई, 1/2। तो ये हमारा 2 मार्क्स का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की वीडियोज में हम और क्वेश्चंस करेंगे।